जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, बिहार डीएलएड के लिए हम लोग लेके आ गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो साथियों, पेन कॉपी लेके बैठ जाएं क्योंकि आज का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपका है, रुकिएगा आप लोग, हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को खालिए के रूप में भी जाना जाता है। बताइए साथियों, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, या फिर प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, या ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों, और कुछ बातें आप लोग को और बताते हैं जिसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो साथियों, आपका जो आपका जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहा जाता है, किसको? प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है साथियों? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और ल्यूकोसाइट्स जो है साथियों, ये आपका किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, लाल रक्त कोशिका जो है ना साथियों, जिसको आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखिए आपका प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है साथियों। और जो आपका ल्यूकोसाइट है ना, जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, चलेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए प्रश्न का दूसरा आपका है, बोल रहा है कि कौन सा धातु रक्त को थक्का जमाता है? जवाब दीजिए कि कौन सा धातु रक्त को थक्का जमाता है। क्या सोडियम धातु, या पोटेशियम धातु, या कैल्शियम धातु, या फिर लोहा साथियों? तो देखिए आप लोग यहाँ से एक बार जान लीजिएगा कि अगर विटामिन की बात करें ना साथियों, अगर विटामिन की बात करें कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का जमाता है। लेकिन अगर धातु की बात करें साथियों, तो धातु आपका कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा? कैल्शियम जो धातु है साथियों, ये आपका कैल्शियम साथियों, ये क्या करता है? कैल्शियम रक्त को थक्का जमाने में बहुत सहायता करता है। अगर विटामिन की बात करता तो क्या हो जाता है? विटामिन के हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है? बताइए कौन सी ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है साथियों? क्या रासायनिक ऊर्जा जिम्मेदार होती है, या विद्युत ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा, या फिर ऊष्मा ऊर्जा? तो देखिए यहाँ पे बच्चा ना कंफ्यूज करेगा। देखिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार होती है ना साथियों, वो आपका विद्युत ऊर्जा होती है। कौन होती है? विद्युत ऊर्जा जो है साथियों, ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपका जिम्मेदार होती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे तीन के बाद चौथे प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे साथियों। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने में है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? बताइए सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है साथियों? क्या ध्वनि ऊर्जा के रूप में आती है, या फिर तापीय ऊर्जा के रूप में, या विद्युत ऊर्जा के रूप में, या फिर विकिरणीय ऊर्जा के रूप में? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है। तो देखिए साथियों, ये जो आपका हो जाएगा ना कि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है? विकिरणीय ऊर्जा में। कौन सा साथियों? कि तक ऊर्जा किस रूप में आती है? तो विकिरणीय ऊर्जा के रूप में आती है। किस रूप में? विकिरणीय ऊर्जा के रूप में आती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। देखिए जो भी मेन पॉइंट है ना, उसको आप लोग नोट करते चले, ताकि देखिए आपका नोट किया हुआ अगर रहेगा तो उसको बार बार जब पढ़िएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में चलेंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने में है कि ऊष्मा को किस में मापा जाता है? बताइए ऊष्मा जो है उसको किस में मापा जाता है? क्या डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, या कैलोरी या जूल में मापा जाता है, या केल्विन में मापा जाता है, या फिर मीटर में मापा जाता है? साथियों फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए ऊष्मा जो आपका मापा जाता है, ऊष्मा को आपका मापा जाता है साथियों कैलोरी या फिर जूल में। किसमें? कैलोरी या फिर उसको जूल बोलते हैं। कैलोरी या फिर जूल में किसको मापा जाता है? ऊष्मा को मापा जाता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों ताप जो है, ताप उसको यानी अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी माप सकते हैं, तापमान को डिग्री सेल्सियस में। जैसे में मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? अगर एसआई मात्रक की बात करें किसका? ताप का, तो क्या हो जाएगा साथियों? ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और मीटर किसका एसआई मात्रक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलेंगे 5 के बाद छठा प्रश्न में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने में है।
देखिए कि तापमान किसका माप है, बताइए तापमान जो है किसका माप है। क्या साथियों वस्तु के कुल ऊष्मा का माप है, या फिर अणुओं के गतिज ऊर्जा का औसत माप है, या फिर ऊर्जा का कुल संचय है, या फिर द्रव्य का घनत्व है। तो साथियों इन सभी क्वेश्चनों को ना आप लोगों ने क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, पेन कॉपी में उतार लीजिए, ताकि क्या होगा कि दोबारा अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको ध्यान में रह जाएगा। तो देखिए तापमान किसका माप है साथियों, जो आपका तापमान है ना अणुओं के गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा का औसत माप। किसका, अणुओं के गतिज ऊर्जा का औसत माप क्या है साथियों, तापमान हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में है, बोला कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या वोल्ट हो जाएगा, या फिर ओम हो जाएगा, या फिर एम्पियर हो जाएगा, या वाट हो जाएगा। तो देखिए साथियों वाट जो है ना ये आपका शक्ति का है, ये आपका शक्ति का अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ओम जो है साथियों, ये ओम जो है आपका प्रतिरोध का है, ओम आपका प्रतिरोध का क्या होता है साथियों, ओम होता है। और वोल्ट जो होता है साथियों, ये वोल्ट विभवांतर का होता है। किसका, विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आपका देखिए विद्युत धारा का बोला है, तो साथियों विद्युत धारा का आपका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर हो जाएगा, यानी सवाल का आपका जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में है कि विद्युत धारा किस कारण उत्पन्न होती है। बताइए विद्युत धारा जो है, करंट जो है वो किस कारण से उत्पन्न होती है। क्या तापमान के कारण उत्पन्न होती है, या फिर विद्युत दबाव के कारण उत्पन्न होती है, या घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। तो जी हाँ साथियों, जो आपका विद्युत धारा है ना वो विद्युत दबाव के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, विद्युत दबाव के कारण उत्पन्न होती है। साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विद्युत दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो साथियों चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उचित है, यानी कौन सा संबंध सही है। क्या गति बराबर दूरी गुना समय हो जाएगा, या फिर गति बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, या फिर गति बराबर समय बटे दूरी हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों आपका ना गति, दूरी और समय के बीच में जो संबंध है वो आपका हो जाएगा गति बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, गति बराबर दूरी बटे समय, यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 10वां प्रश्न आपका है, 10वां प्रश्न आप देखिए कि न्यूटन की गति के पहले नियम को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। बताइए न्यूटन की गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। क्या परिमाण का नियम, या प्रतिक्रिया का नियम, या जड़त्व का नियम, या द्रव्यमान का नियम। फटाफट जवाब दिए साथियों कि न्यूटन की गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए साथियों कि न्यूटन की गति के जो पहले नियम है ना उसको जाना जाता है जड़त्व के नियम से। किसके नियम से साथियों, जड़त्व के नियम से इसको जाना जाता है साथियों। और प्रतिक्रिया का जो नियम है ना साथियों, ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा। कौन सा, थर्ड, यानी तीसरा नियम जो है वो आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और जड़त्व का नियम क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। चलेंगे साथियों इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपका है कि तत्व की सही परिभाषा क्या है। बताइए तत्व की सही परिभाषा क्या है। क्या एकल प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, या फिर 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना परमाणु का संयोजन होता है, या फिर भिन्न भिन्न पदार्थों का भौतिक मिश्रण है साथियों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों आपका जो तत्वों की सही परिभाषा है ना वो तत्व क्या होता है कि एकल प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जितने सारे भी तत्व हैं लगभग अभी कितना 118 तत्व है, और साथियों सभी तत्व ना आपका एकल प्रकार के परमाणुओं से ही बना है। जैसे साथियों आप हाइड्रोजन ले लीजिए तो ये आपका जो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। हीलियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, यानी कोई भी आप तत्व को लीजिएगा। जैसे आप सोडियम की बात कर लीजिए, मैग्नीशियम की बात कर लीजिए, कोई भी तत्व को लीजिएगा तो वो आपका एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 में चलेंगे। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक यौगिक है। क्या हाइड्रोजन यौगिक है, या जल यौगिक है, या सोना, या फिर सल्फर। तो देखिए साथियों सोना, सल्फर ये सब आपका क्या है, तत्व है। ये सब क्या है साथियों, तत्व है। हाइड्रोजन भी आपका यौगिक नहीं है, बल्कि जो आपका जल है ना साथियों, जल इसका अगर आप सूत्र लिखिएगा तो इस तरह होगा H2O होता है, H2O। और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, यौगिक हो जाएगा। और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 12 का जो जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि जल क्या हो जाएगा, ये एक यौगिक है। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या बोला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है। बताइए इन चारों में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर साइट्रिक अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है। फटाफट जवाब दीजिए साथियों कि कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों, जो आपका साइट्रिक अम्ल है ना साथियों, साइट्रिक अम्ल ये आपका क्या हो जाता है, ये एक प्राकृतिक अम्ल है। अब आप कमेंट बॉक्स में बस ये बता दीजिए कि साइट्रिक अम्ल किस किस चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है साथियों। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे आमाशय में, आमाशय बोले तो हमारे पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि अम्लों का राजा की अगर बात करें साथियों, कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है साथियों, तो आपका प्राकृतिक अम्ल साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। और ये किस में पाया जाता है आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 14वां प्रश्न आप देखिएगा क्या बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किस संकेतक यानी इंडिकेटर का उपयोग होता है। बताइए अम्ल और क्षार की पहचान के लिए आप किस इंडिकेटर का उपयोग कीजिएगा यानी संकेतक का। क्या जल का, या फिर नींबू का, या फिर लिटमस का, या फिर नमक का। तो देखिए साथियों, अगर आपको पता करना हो कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो उसको पता करने के लिए ना लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया था। किसका, लिटमस पत्र का। किसका साथियों, लिटमस पत्र। अगर लिटमस पत्र में देखिए क्या होता है कि अगर नीला जो है, नीला को अगर लाल कर दिया, नीला को अगर लाल कर दिया साथियों जला करके, तो आपका हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। नीला को लाल कर दिया तो अम्ल हो जाएगा, और अम्ल को अगर लाल को अगर नीला कर दिया तो वो आपका क्षार हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अम्ल क्या होता है, जैसे एसिड क्या होता है साथियों, एसिड को अगर किसी भी चीज़ में डालिएगा ना तो उसको जला करके लाल कर देता है। एसिड को किसी भी चीज़ में डालिएगा तो वो जला देगा, और जलने के बाद कैसा रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो बस आपको इसी ट्रिक से याद रखना है कि देखिए नीला को लाल कर दिया मतलब नीला को जला करके लाल किया, तो जला करके लाल करने का काम कौन करता है, अम्ल करता है। यानी नीला से लाल में कौन बदलता है साथियों, अम्ल बदलता है। अब उसका एक उल्टा जस्ट बच गया कि अगर लाल से अगर नीला में आएंगे तो वो क्षार हो जाएगा साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन संख्या 15 कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है। बताइए रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उस दौरान कौन सा परिवर्तन होता है साथियों। क्या केवल भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रासायनिक परिवर्तन होता है, दोनों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी इसको जब हम लोग जलाते हैं, लकड़ी को जब आप जलाइएगा तो देखिए ये लकड़ी ना आपका जल करके इसका रूप बदल जाता है। इसका रूप बदल गया, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। ठीक है साथियों, लेकिन जब वही लकड़ी को आप जलाइएगा तो उसके साथ साथ नया पदार्थ क्या निकल के आता है, CO2 निकल के आता है, और जलवाष्प निकल के आता है। तो देखिए साथियों क्या होता है ना कि ये आपका जल करके इसका रूप बदल गया, तो इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जलने के साथ साथ ये क्या नए पदार्थ का भी निर्माण किया, तो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन भी हो जाएगा। इसका मतलब है साथियों कि आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। कौन सा होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे साथियों। आज के सेशन का 16वां प्रश्न, बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। देखिए 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहले बताइए आप लोग, क्या बर्फ का पिघलना, या कागज का जलना, या फिर पानी का वाष्पीकरण, या फिर नमक का पानी में घुलना। साथियों इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। साथियों इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा साथियों, इन चारों ऑप्शनों में तो बर्फ़ का पिघलना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन है तो इसका मतलब ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा साथियों। और देखिए पानी का वाष्पीकरण जो है ये आपका अगर वाष्प बन गया तो उसको घुमा करके फिर से उसको आप पानी में ला सकते हैं, और ये भी आपका क्या हो गया साथियों, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, इसमें भी कुछ नया चीज़ निकल के नहीं आता है। और नमक का पानी में घुलना साथियों, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक अगर पानी में घुल गया तो कोई नया चीज़ निकल के नहीं आता है, और उसको फिर से चाहिएगा तो उसी रूप में फिर ला सकते हैं साथियों। लेकिन कागज़ का जो जलना है ये क्या होगा, इसमें ना आपका रूप बदल जाएगा, और साथ साथ में जब जलाइएगा तो उसमें ना नया गैस भी निकल के आता है साथियों। इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शनों में से जो कागज़ का जलना है ना साथियों, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। और आपको सवाल पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट
कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक कौन सा है। बताइए कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक कौन सा है, क्या नाइट्रोजन है या कार्बन है या हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। देखिए साथियों बहुत प्यारा सा सवाल और बहुत आसान भी है। बोला है कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक इसका मतलब कौन सा यौगिक होगा जिसमें कार्बन होगा। तो जब उसमें कार्बन ही होगा तो उसका मुख्य घटक कौन सा होगा, तो उसका मुख्य घटक भी तो कार्बन ही ना होगा साथियों। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने में, 18वां प्रश्न है कि कार्बनिक रसायन का जनक यानी फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। बताइए क्या जॉन डाल्टन को कहा जाता है या ऊलर को कहा जाता है या फिर लेवोजियर को या फिर न्यूटन साहब को। बताइए साथियों कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो देखिए आप सबको बताते चले कि ये जो जॉन डाल्टन साहब है ना साथियों, जॉन डाल्टन साहब, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये आपका क्या है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत की अगर बात करें साथियों तो आपका जॉन डाल्टन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। और देखिए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हो जाएगा कौन, आपका ऊलर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऊलर साहब हो जाएंगे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लेवोजियर साहब जो है साथियों, लेवोजियर साहब क्या होते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान का अगर जनक कोई बोले तो आपको कौन हो जाएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, वो आपका लेवोजियर साहब हो जाएंगे। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक इसी को कहा जाता है साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका न्यूटन साहब जो है ये फिजिक्स की दुनिया में ना बहुत इसका अहम भूमिका है। आप पढ़े हैं न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी बहुत सारी घटनाएं, यानी न्यूटन साहब इसका रिलेशन किससे साथियों, फिजिक्स से है। तो चलेंगे हम लोग जान गए क्या कि डाल्टन साहब जो है वो परमाणु सिद्धांत दिए थे। और देखिए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऊलर साहब हो जाएंगे। और देखिए लेवोजियर साहब जो है वो रसायन विज्ञान का इसको जनक कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका है आपके सामने में कि धातुओं का सबसे अधिक सक्रिय समूह कौन सा है। देखिए आप आवर्त सारणी देखे हैं, आवर्त सारणी में बोला है कि धातुओं का सबसे अधिक सक्रिय समूह बोला है, कौन सा समूह। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आवर्त सारणी में कुल समूह कितने साथियों, 18 समूह, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और बोला है कि सबसे सक्रिय समूह कौन सा हो जाएगा, क्या क्षारीय धातुएं हो जाएगा या फिर उपसारीय धातु हो जाएगा या मृदु धातुएं हो जाएगा या फिर भारी धातुएं हो जाएगा। तो देखिए साथियों जो 18 समूह है ना, उस 18 समूह में से जो पहला वाला समूह है ना, पहला वाला समूह ये आपका क्या हो जाता है, ये क्षारीय धातुएं हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय धातु हो जाता है। और ये आपका सबसे अधिक सक्रिय समूह हो जाता है, ये ना साथियों सबसे अधिक सक्रिय समूह हो जाता है। अब इसमें कौन कौन सा आपका तत्व आता है, कौन कौन सा तत्व आता है, तो आपका आ जाता है साथियों लिथियम आ जाता है, लिथियम, आपका सोडियम, उसके बाद आपका पोटेशियम, उसके बाद आपका रुबिडियम, आपका फिर सीजियम, फिर आपका क्या होता है साथियों, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम। अब देखिए इसको ना याद रखने का एक ट्रिक है। और जो आपका पहला ही में ना आपका हाइड्रोजन भी रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका स्थान ना साथियों फिक्स नहीं है, इसलिए इसको पहला ही तत्व में अब तक रखा गया है, पहला ही ग्रुप में इसको रखा गया, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये सारी जो तत्व हैं ये लोग आपका क्या है, फर्स्ट ग्रुप में, यानी फर्स्ट ग्रुप में है। और इन सभी को क्षारीय धातु कहा जाता है। अब देखिए क्षारीय धातु इसलिए कहते हैं और सबसे सक्रिय समूह इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि इन सभी का वैलेंसी जो है ना साथियों एक होता है, यानी इन सभी तत्वों का आउटर मोस्ट में यानी बाहरी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने से बाहर निकाल देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने से बाहर निकालता है इस वजह से ना ये अधिक सक्रिय होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन सभी को याद करने का ट्रिक क्या है, हीलियम, नियन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, यानी हेली ना कि रूबी सर्कस से फरार, हेली ना कि रूबी सर्कस से फरार। मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न, 19 के बाद 20वां प्रश्न में चलेंगे हम लोग साथियों। देखिए 20वां प्रश्न है, आज आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे शायद कि थोड़ा आज का लिखावट में ना थोड़ा आगे पीछे है, इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो वो लिखने वाला जो पेड है साथियों वो ख़राब हो गया है। आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए 20वां प्रश्न है कि अयस्क का शुद्ध धातु में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बताइए अयस्क जो है, अयस्क का शुद्ध धातु में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, क्या संचारण प्रक्रिया या निष्कर्षण प्रक्रिया या मिश्र धातु बनाना या फिर निष्पादन। तो साथियों देखिए आप लोग लास्ट वाले को
वीडियो में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और अब मेरे बहुत सारे प्रिय छात्र उसका जवाब भी दिए हैं और बहुतों का बिल्कुल सही जवाब है। अब तक जो भी जवाब दिए सबका सही जवाब है। तो साथियों आप लोग क्या कीजिए, इस सवाल का भी आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। बस कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए इस सवाल का जवाब। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क साथियों। तो बताइए आज का जो ये 20 प्रश्न था आप लोगों को कैसा लगा। देखिए अब से हम लोग ना क्या कर रहे हैं, आपके डीएलएड में जिन जिन चैप्टरों से सवाल आएंगे ना, सारे चैप्टरों को टच करते हुए हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसलिए आप लोग घबराइए मत, बस हमारे साथ जुड़ के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप देखते जाइएगा दिन ब दिन हम लोग ना और भी बेहतर करते चलेंगे। और जो ही आपका एग्ज़ाम करीब आएगा, जो ही आपका एग्ज़ाम डेट आउट हो जाएगा साथियों, उसके बाद आपके लिए जो सोशल हो जाएगा, उसके साइंस हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, सबका सिर्फ मैराथन क्लास चलते रहेगा। नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, फटाफट सिर्फ हम लोग सिर्फ जवाब देते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हिम्मत नहीं हारना है।